हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर आपका 2 है। चैप्टर का नाम है बिलियन और ये चैप्टर का हम लोगों ने पिछले क्लास में पार्ट नंबर 4 तक क्लास को कर लिए थे। अगर आप लोग नहीं देखें तो इसी चैनल पर जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोगों ने पार्ट बाय पार्ट करके सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये पार्ट देखने में आसान हो जाएंगे। तो आज की पार्ट में हम लोगों ने पार्ट नंबर 5 करेंगे और ये पार्ट नंबर 5 क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इस क्लास को आप लोगों ने शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अगर आप क्लास 12 की विद्यार्थी हो और हैंड राइटिंग नोट्स लेना चाह रहे हो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, तो इसी चैनल पर आप लोगों ने क्या कीजिए है ना, इस वीडियो के नीचे में कमेंट कीजिए। अन्यथा हम एक नंबर देते हैं, उस नंबर पे आप लोगों ने कॉल या तो SMS करके PDF को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हो। नंबर नोट कीजिएगा 6207769252। इस पे आप कॉल या तो SMS करके आप चैप्टर बाय चैप्टर क्लास 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री या तो बायोलॉजी का PDF आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ये आपका पार्ट नंबर 5 क्लास है। तो चलिए पार्ट नंबर 5 में हम लोगों ने यहाँ से प्रश्न को देखेंगे। झिल्ली किसे कहते हैं, झिल्ली देखेंगे, झिल्ली के प्रकार देखेंगे, झिल्ली के कितने प्रकार होते हैं, उस सभी प्रकार को हम लोगों ने आज की क्लास में परिभाषित करेंगे। तो ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। आप लोगों ने इस क्लास को है ना शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए झिल्ली किसे कहते हैं, तो आपको ये समझना झिल्ली का मतलब होता क्या है। तो आपको समझना है सबसे आसान सी भाषा में, झिल्ली का अर्थ ये होती है, पता है, आपके घर में चाय बनती होगी, आपके घर में जब चाय बनती होगी तो जब चाय आपके घर में बन जाती होगी तो उसके बाद आपने क्या करते होगे, उसे छानने के लिए जो चाय पत्ती होती है ना, जो चाय पत्ती होती है उसे छानने के लिए आप लोगों ने क्या करते होंगे, चाय छन्नी को यूज करते होंगे। क्या, चाय छन्नी को यूज करते होंगे। और जो चाय पत्ती होती है, सारा चाय पत्ती चाय छन्नी में छना जाती है और चाय पुनः एक बर्तन में या तो बोल सकते हो कप में चला जाता है। तो उसी को हम लोगों ने चाय छन्नी में छनाया, उसी को हम लोगों ने क्या बोलते हैं, झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झिल्ली बोलते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने लिखेंगे किस रूप में, आपको लिखना है किसी बिलियन में, क्या, किसी बिलियन में बड़े आकार के कणों को दूर करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे झिल्ली कहते हैं। जब आप चाय छानने के लिए किस साधन का प्रयोग किए थे, है ना, चाय छन्नी का प्रयोग किए थे, उसे क्या कहेंगे, झिल्ली कहेंगे। तो आपको परिभाषा लिखना है, किसी बिलियन में बड़े आकार के कणों को दूर करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। अब आपको समझना झिल्ली के कितने प्रकार होते हैं, आपको समझना झिल्ली के प्रकार। क्या समझना है, झिल्ली के प्रकार। तो आपको लिखना है झिल्ली मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, झिल्ली मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका अपरागम झिल्ली, नंबर 2 है आपका परागम झिल्ली, नंबर 3 है आपका अर्ध परागम झिल्ली। अब हम लोगों ने ये तीनों को, परागम, अपरागम और अर्ध परागम, ये तीनों को हम लोगों ने आसान से लैंग्वेज में परिभाषा को देखेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों ने इस क्लास को शुरू से लास्ट तक बस देख लीजिएगा। आपको एक एक प्रश्न आपका समझ में आ जाएगा, एक एक परिभाषा आपको वीडियो को देखते देखते याद हो जाएगी, है ना। तो बस आप लोगों ने फोकस कीजिए, हो सके तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और हमारे साथ एक नोट्स को बनाते हुए चलिए ताकि आने वाला एग्जाम में ये नोट्स से आपको मदद मिल सके। अब हम ये देखेंगे अपरागम झिल्ली किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको देखना, अपरागम झिल्ली तो ऐसी झिल्ली जो अपने से होकर, यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, क्या, अपरागम झिल्ली। क्या, अपरागम झिल्ली। अपरागम का मतलब कि अपने से होकर के जाने न दे, अपने से होकर के जाने न दे, उसे ही क्या कहते हैं, अपरागम झिल्ली कहते हैं। तो आपको परिभाषा लिखना है, ऐसी झिल्ली जो अपने से होकर विलेय तथा विलायक दोनों अणुओं को आने तथा जाने नहीं देता है। किसको किसको, विलेय तथा विलायक दोनों प्रकार के अणुओं को अपने में से होकर आने तथा जाने भी नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं, अपरागम झिल्ली कहते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। आपको लिखना है ऐसी झिल्ली जो अपने से होकर के विलेय तथा विलायक दोनों अणुओं को आने तथा जाने नहीं देता है, उसे ही क्या कहते हैं, अपरागम झिल्ली
कहते हैं। उसी प्रकार से अगला परिभाषा को देख लेंगे, परागम झिल्ली किसे कहते हैं। क्या परागम झिल्ली, ऐसी झिल्ली, परागम का मतलब कि इसमें क्या होगी, है ना, दोनों प्रकार के झिल्लियों को जाने देगा। इसमें परागम का मतलब कि दोनों प्रकार को झिल्लियों को जाने देगा, उसे क्या कहेंगे, परागम झिल्ली कहेंगे। तो आपको लिखना है ऐसी झिल्ली जिसमें होकर, क्या, ऐसी झिल्ली जिससे होकर विलेय और विलायक दोनों के अणुओं आ या तो जा सकते हैं, इस प्रकार की झिल्ली को क्या कहते हैं, परागम झिल्ली कहते हैं। परागम का मतलब अपने से होकर के जाने देना, है ना। तो ऐसी झिल्ली जिससे होकर के विलेय और विलायक दोनों के अणुओं को, है ना, अपने से होकर के क्या कर दे, जाने दे, इस प्रकार की झिल्ली को क्या कहेंगे, परागम झिल्ली कहते हैं। ये भी परिभाषा आप सभी विद्यार्थियों को देखते देखते याद हो गया होगा। तो आप लोगों ने फोकस कीजिएगा प्रश्न के ऊपर, याद करवा देना मेरा काम है। चलिएगा, अब हम लोगों ने ये समझेंगे अर्ध परागम झिल्ली। अर्ध परागम झिल्ली किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ जाएगी। बस आप लोगों ने इस वीडियो को देखिए। अर्ध परागम का मतलब क्या हुआ, अर्ध परागम का मतलब आधा को जाने देगा और आधा को जाने न देगा। कहने का अर्थ है कि दो गो है, तो दो गो में एगो के जाए देगा और एगो के जाए नहीं देगा। तो आपको परिभाषा लिखना है, ऐसे झिल्ली जो अपने से होकर विलायक के अणुओं को तो आने जाने देती है। क्या, ऐसे झिल्ली जो अपने से होकर के विलायक के अणुओं को, किसको, विलायक के अणुओं को आने जाने देती है, किंतु विलेय के अणुओं को आने जाने नहीं देता है। ऐसे झिल्ली को ही क्या कहते हैं, अर्ध परागम झिल्ली कहते हैं। और इस झिल्ली का प्रयोग परासरण में किया जाता है। किस में किया जाता है, परासरण में किया जाता है। अब आप सभी विद्यार्थियों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि अर्ध परागम झिल्ली में किसका प्रयोग किया जाता है, सॉरी ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि प्रसरण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अर्ध परागम झिल्ली का प्रयोग किया जाता है। तो परिभाषा लिखोगे, ऐसे झिल्ली जो अपने से होकर के विलायक के अणुओं को तो आने जाने देती है, किंतु विलेय के अणुओं को आने जाने नहीं देता है, ऐसे झिल्ली को अर्ध परागम झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली का प्रयोग परासरण में किया जाता है। अर्ध परागम झिल्ली का प्रयोग किस में किया जाता है, परासरण में किया जाता है। तो आप लोगों ने नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, अर्ध परागम झिल्ली का प्रयोग किस में किया जाता है, परासरण में किया जाता है। अब हम लोगों ने ये समझेंगे परासरण किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं। एक एक परिभाषा को हमने आप सभी विद्यार्थियों को बताने का काम करेंगे। अगर क्लास अच्छा लगता है, अच्छा लग भी रहा है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अगले क्लास से अधिक विद्यार्थी क्या हो सके, इस चैनल से जुड़ सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, परासरण किसे कहते हैं। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसे आप लोगों ने अपने अपने कॉपी में IMP प्रश्न कर लीजिएगा। परासरण, जब दो विभिन्न सांद्रता के विलयन किसी अर्ध परागम झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है, तो कम सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाने लगते हैं। क्या, कम सांद्रता की ओर जो विलायक के अणु होते हैं क्या होते हैं, जाने लगते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। जब दो भिन्न सांद्रता के विलयन किसी अर्ध परागम झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है, तो कम सांद्रता की ओर विलायक के अणु क्या होने लगते हैं, विलायक के अणु जो होते हैं कम सांद्रता की ओर क्या होने लगते हैं, जाने लगते हैं। इस घटना को ही क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। अब हम लोगों ने परासरण का परिभाषा देख भी लिए, याद भी हो गया होगा। अब हम लोगों ने परासरण के प्रकार को देखेंगे। तो आपको लिखना है परासरण के प्रकार। क्या लिखना है, परासरण के प्रकार। तो चलिए प्रसरण के प्रकार लिखेंगे। प्रसरण के प्रकार मुख्यतः दो होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रसरण कितने प्रकार के होते हैं, प्रसरण दो प्रकार के होते हैं, अंतः प्रसरण और बाह्य प्रसरण। अंतः प्रसरण का मतलब क्या हुआ, अंदर की ओर प्रवेश करेगा, बाहर से अंदर की ओर जाएगी, उसे अंतः प्रसरण कहेंगे। और बाह्य प्रसरण उसे कहेंगे जो बाहर से जो अंदर से बाहर की ओर आएगी, उसे क्या कहेंगे,
बाह्य प्रसरण करेंगे। अब हम सभी विद्यार्थियों को दोनों का परिभाषा आसान सा लैंग्वेज में बताएंगे। अंतः प्रसरण किसे कहते हैं, चलिए आप लोगों ने समझिएगा। चलिए आपको लिखना है, हेडिंग डालना अपने अपने कॉपी में, अंतः प्रसरण किसे कहते हैं। क्या? अंतः प्रसरण, जब प्रसरण की क्रिया बाहर से अंदर की ओर होती है उसे क्या कहते हैं? अंतः प्रसरण कहते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आपको हमने एग्जाम्पल से समझाएंगे। जैसे में आपने चना देखे होंगे और किशमिश देखे होंगे, है ना, चना का दाना और किशमिश का दाना देखे होंगे। तो चना या किशमिश का जल में फूल जाना, आपने क्या कीजिए, एक गिलास लीजिए और गिलास को क्या कीजिए, गिलास में पानी डाल दीजिएगा और पानी में क्या कीजिए, चना या तो किशमिश को क्या कीजिए, उसमें डाल दीजिए। तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे परिभाषा क्या लिखा गया था, जब प्रसरण की क्रिया बाहर से अंदर की ओर होती है उसे क्या कहते हैं? अंतः प्रसरण कहते हैं। तो जब चना को आपने गिलास में डाले थे और गिलास में पानी थी, तो जो पानी था क्या हुआ, चना में समा गया, बाहर से अंदर की ओर चला गया। इसे क्या कहेंगे? अंतः प्रसरण कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतः प्रसरण कहेंगे। उसी प्रकार से हम लोगों ने अगला प्रश्न को देख लेंगे, बाह्य प्रसरण किसे कहेंगे। चलिए आप लोगों ने समझिएगा, बाह्य प्रसरण, जब प्रसरण की क्रिया अंदर से बाहर की ओर होती है, क्या? अंदर से बाहर की ओर होती है, उसे क्या कहते हैं? बाह्य प्रसरण कहते हैं। जैसे में आपसे विद्यार्थियों को समझना होगा, सिरे में अंगूर का पिचक जाना। सिरे का मतलब कि आप चीनी का घोल है ना, उसमें चीनी को घोल में आपने क्या कीजिए, अंगूर डालिए, तो अंगूर क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। तो सिरे में अंगूर का पिचकना ही क्या कहलाएंगे? बाह्य प्रसरण कहलाएंगे। तो ये भी परिभाषा आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने देखेंगे विसरण किसे कहते हैं। चलिए विसरण को समझ लेंगे एक बार। चलिएगा, विसरण आप सभी विद्यार्थियों को समझना है सबसे आसान लैंग्वेज में। सबसे पहले विसरण का मतलब होता है फैलाव। क्या होता है? फैलाव। जैसे में हम आपको समझाएंगे, आपने कभी कभी, है ना, पार्टी सार्टी में जब जाते होंगे तो परफ्यूम या तो बोल सकते हो सेंट यूज करते होंगे। तो आपने जब सेंट यूज करते होंगे तो क्या होती है, एक तरह से पूरे रूम में फैल जाती है। क्या हो जाती है? फैल जाती है। उसी को हम लोगों ने विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो इसको परिभाषा लिखना है, गैसों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने वाले फैलाव को ही क्या कहते हैं? विसरण कहा जाता है। जैसे मैं आपको समझना है, फूलों से सुगंध का क्या होना, निकलना। एक स्थान पे फूल होती है ना, एक स्थान पे फूल होती है, वहां से सुगंध निकल करके अधिक दूरियों तक तय करती है वह सुगंध, उसे ही क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने अगला पॉइंट देखेंगे, विसरण तथा प्रसरण में अंतर स्पष्ट करें। तो ये क्लास हम अगले क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक आप सभी विद्यार्थियों को क्लास अच्छा लगा होगा। तो अगले क्लास में विसरण तथा प्रसरण में अंतर स्पष्ट करें, ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो इस क्लास को आप लोगों ने मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। तो इसको आप लोगों ने जरूर देखिएगा, विसरण तथा प्रसरण में अंतर। तो आज के लिए इतना ही। ये क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आपको ये क्लास कैसा लगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।